हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में हम बात करने जा रहे हैं नारीवादी एवं राजनीतिक विचारक मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट के बारे में। मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट इनके प्रमुख क्या विचार रहे हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है परीक्षा उपयोगी, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एनटीए द्वारा राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आयोजित होता है नेट का, उसमें मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट के विचारों को समावेशित किया गया है। मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट एक महिला नारीवादी विचारक है जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर वकालत की थी। तो आइए उन्हीं के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए टू द पॉइंट इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखने वाली एक नारीवादी अंग्रेजी लेखक और दार्शनिक और समर्थक थी। यानी मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट के जो प्रमुख विचार है वो महिलाओं के अधिकारों पर आधारित है। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर वकालत की थी। तो यह एक नारीवादी अंग्रेजी लेखक थी, दार्शनिक और समर्थक थी। इनका नाम मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट। इनका जन्म कहाँ हुआ तो 27 अप्रैल 1759 को स्पीटलफील्ड जो लंदन इंग्लैंड में आया हुआ है। यानी इनका जन्म किस देश में हुआ तो इंग्लैंड हुआ है, क्योंकि परीक्षा में कई बार विचारकों के जन्म किस देश में हुआ है इससे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट का जन्म किस देश में हुआ है तो इंग्लैंड में हुआ है, यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में, और स्थान का नाम है स्पीटलफील्ड लंदन इंग्लैंड। क्योंकि पिछली बार जो नेट का परीक्षा हुई है जिसमें कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे भी नोट करिएगा। और इनके पिता का नाम एडवर्ड जॉन वोलेस्नोक्राफ्ट था। इनकी माता एलिजाबेथ डिक्सन थी। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल हम थोड़ा इसका परिचय समझने की कोशिश करेंगे। इनकी शुरुआती पृष्ठभूमि क्या रही है उनको जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी विचार को समझने से पहले उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही जरूरी रहता है। और इनकी पति कौन थे तो इनके पति का नाम है विलियम गॉडविन। हालांकि मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि इन्होंने 2 बार शादी की है। यानी मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट ने 2 बार शादी की थी। पहली बार इन्होंने की थी अमेरिकी व्यवसायी गिलबर्ट इमले से, गिलबर्ट इमले। हालांकि गिलबर्ट इमले और मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट के मध्य तनाव के कारण इनकी शादी है जो इनका जो शादी का जो रिश्ता है वो टूट जाता है 2 साल बाद। फिर मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट विलियम गॉडविन नामक व्यक्ति से शादी करती है और इस शादी के 1 साल बाद मेरी की मृत्यु हो जाती है 1797 में। 1797 में ही विलियम गॉडविन के साथ इनकी शादी होती है और शादी के 10-11 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट, जिसे पहली आधुनिक नारीवादी क्रांतिकारी विचारक कहा जाता है, यानी मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट को पहली आधुनिक नारीवादी क्रांतिकारी विचारक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर सबसे पहले आंदोलन चलाया था। महिलाओं के अधिकारों की बात इन्होंने रखी थी। इन्होंने सामाजिक सम्मेलनों वह रूढ़िवादी
जो विचारधारा थी उसे खारिज करते हुए एक लेखक के रूप में करियर की शुरुआत की। यानी मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट ने सामाजिक सम्मेलनों व रूढ़िवादियों की चुनौतियों को खारिज करते हुए एक लेखक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। और इनके जो प्रमुख विचार है वो डॉट शिक्षा पर इनके प्रमुख विचार रहे हैं। यानी बेटियों की शिक्षा पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और महिलाओं के अधिकारों का न्याय, महिलाओं को किस प्रकार अधिकार प्रदान किए जाए, उनको किस प्रकार उचित न्याय दिलवाया जाए, इनके ऊपर इनके प्रमुख विचार हैं जो आधारित रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इनकी मृत्यु 1797 में हो जाती है मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट की। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। अब हम इनकी पारिवारिक जो प्रारंभिक जीवन है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम परीक्षा उपयोगी की पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनके प्रारंभिक जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। तो नारीवादी लेखिका बौद्धिक मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को स्पीटलफील्ड्स लंदन में हुआ, यानी इंग्लैंड में हुआ है। और उनके पैतृक दादा एक सफल मास्टर बुनकर थे। यानी मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट के दादाजी एक सफल मास्टर यानी बुनकर थे, जिन्होंने एक बड़ी विरासत छोड़ दी थी। यानी वो एक मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट के पिता के लिए एक बड़ी संपत्ति और विरासत को छोड़कर चले गए थे, इस दुनिया से चल बसे थे। लेकिन उनके पिता एडवर्ड जॉन वॉलस्टोक्रॉफ्ट ने विरासत के अपने हिस्से का दुरुपयोग किया। जब मैरी के दादाजी अत्यधिक मात्रा में संपत्ति है, विरासत है, वो अपने पिता यानी मैरी के पिता के लिए छोड़ के इस दुनिया को अलविदा कहके चले गए और उस संपत्ति का मैरी के पिता ने दुरुपयोग किया। अब दुरुपयोग इन्होंने किस प्रकार किया उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उस संपत्ति का क्या कि इन्होंने इम्पिंग नामक एक स्थान है, वहां पर खुद को एक सजन किसान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। यानी उन्होंने एक बड़ा किसान बनने की कोशिश की थी। मैरी के पिता ने इम्पिंग नामक एक स्थान है, वहां पर एक किसान बनने की कोशिश की और जो धनराशि उनके दादाजी छोड़कर गए थे उस पूरी धनराशि को उस किसान के रूप में उन्होंने वहां लगा दिया था। एक बड़ा फार्म हाउस बनाने की इन्होंने वहां कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कई बार वहां सफलता नहीं मिली और इन्हें असफलता का मार्ग देखने को मिला इनके पिताजी को। यानी लेकिन उनके पिता एडवर्ड जॉन ने विरासत के अपने हिस्से का दुरुपयोग किया। इन्होंने इम्पिंग में खुद को एक सजन किसान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। यह परिवार की कई चालों में से पहला था, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी वित्तीय सामाजिक गिरावट को चिन्हित किया। अब जिस प्रकार वो इस फार्म हाउस को विकसित करना चाहते थे, अपने विचारों के अनुसार विकसित करना चाहते थे, लेकिन उनके विचारों के प्रतिकूल उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्हें इसे असफलता देखने को मिली। और इस असफलता से क्या हुआ, उनको आर्थिक हानि, इकोनॉमिक जो स्थिति है वो इनकी डामाडोल हो गई थी। यानी इस कारण उनकी इकोनॉमिक जो स्थिति थी इनके पिता की, वो एक तरफ पटरी पर आ गई थी। अब आर्थिक स्थिति जब कमजोर हो जाती है पारिवारिक की, तो क्या होता है परिवार में। और मैरी का एक भाई था, यानी मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट का एक भाई था एडवर्ड, एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता था और उन्होंने औपचारिक, क्योंकि ये बड़ा था तो इन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त करके वो एक वकील बन गया था। बाद में मैरी का एक भाई एडवर्ड जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करके एक वकील की डिग्री हासिल करके वकील बन जाता है और अपना कार्य अलग ही शुरू कर देता है। लेकिन अपने पिता के कार्यों से परेशान होकर, क्योंकि कार्यों से परेशान कैसे होती है मेरी, क्योंकि जब पिता इनके दादाजी एक इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति और विरासत छोड़ के गए, उस विरासत का इनके पिताजी ने दुरुपयोग किया और वो उपयोग करना चाहते थे लेकिन वो दुरुपयोग हो गया क्योंकि उन्हें कोई लाभ अर्जित नहीं हुआ। तो इससे मेरी बहुत ही दुखी हो जाती है और दुखी होने के बाद में इनकी माता की मृत्यु हो जाती 1780 में। मेरी की माता की मृत्यु हो जाती 1780 ईस्वी में और उसके बाद मेरी पर काफ़ी बोझ आ जाता है, क्योंकि इनकी 3-4 बहनें भी थी, इनका भाई था। इनको पारिवारिक स्थिति को किस प्रकार हैंडल करना है, वो सभी समस्त जिम्मेदारियां इस मेरी की हो जाती है, मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट की। इन सभी स्थितियों को लेकर
जब ये सभी स्थितियां सामने आती है तो मेरी क्या करती है, वो अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को तैयार करती है। यानी आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए मेरी खुद अपने पैरों पर खड़ा होने चाहती है। अब पिता के कार्यों से परेशान हो गई। 1780 में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और वोllस्टोक्रॉफ्ट ने अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को तैयार किया। अब इन्होंने कहा कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। भविष्य में किस प्रकार आजीविका कमाई जाए, आजीविकाओं के संसाधन अपनाए जाए, उनको लेकर उन्होंने अलग मार्ग का चयन किया। अब मेरी क्या करती है, इनकी माता की मृत्यु के बाद मेरी अपनी दोनों बहनें, मेरी की उसकी बहन थी एलिजा, इनकी बहन का नाम क्या है, एलिजा। यानी दोनों बहनें, मेरी और उसकी बहन एलिजा, पहले से ही फेनी ब्लड के साथ एक स्कूल स्थापित करने की योजना बना चुकी थी। यानी फेनी ब्लड है जो मेरी का क्या है, एक मित्र था, अच्छा दोस्त था। उन्होंने अपनी दोनों बहनें और फेनी, इनके साथ वो एक स्कूल की स्थापित करने की एक योजना बना चुकी थी। और बाद में मेरी की दूसरी बहन एवरीना परियोजना में थोड़ी देर बाद शामिल हुई। अब मेरी और उसकी दो बहनें एलिजा और एवरीना और साथ ही फेनी ब्लड, ये चारों मिलकर एक स्कूल की स्थापना करते हैं। यानी ये चारों मिलकर एक स्कूल की स्थापना करते हैं। न्यूटन ग्रीन चले गए, यानी न्यूटन ग्रीन एक स्थान है, वहां पर ये एक स्कूल की स्थापना करते हैं। पहले इन्होंने क्या किया, इस्लीगटन में अपनी जगह स्थापित की, भूमि को खरीदा इन्होंने। और उसके बाद ये इंग्लैंड के न्यूटन ग्रीन एक शहर है, वहां चले जाते हैं। और 1784 में मेरी और उसकी बहन एलिजा और उसके सबसे अच्छे दोस्त फेनी ने न्यूटन ग्रीन में एक स्कूल स्थापना की। यानी मेरी ने 1784 ईस्वी में एक स्कूल स्थापित किया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसने अपनी दो बहनों एलिजा और एवरीना, साथ ही उसका अच्छा दोस्त फेनी ब्लड, उनके साथ मिलकर मेरी 1784 में एक विद्यालय स्थापित करती है। और वो विद्यालय इस्लीगटन और न्यूटन ग्रीन में होता है, दोनों शहर नजदीक है। वहां पर ये एक स्कूल की स्थापना करती है, जहां पर वह बालिकाओं की शिक्षा पर बल देती है, महिलाओं की शिक्षा पर वो बल देती है इन स्कूलों में। जहां मेरी वोllस्टोक्रॉफ्ट स्कूल की स्थापना करती है न्यूटन ग्रीन में जहां पर मेरी ने नैतिक और राजनीतिक विचारक रेवंड रिचर्ड प्राइस, न्यूटन के संपन्न डिसेंटिंग समुदाय के प्रमुख से मुलाकात की। यानी जहां पर इन्होंने स्थापना की स्कूल की न्यूटन ग्रीन में 1784 में, वहां पर इनकी मुलाकात नैतिक और राजनीतिक विचारक रेवंड रिचर्ड से होती है, प्राइस से। न्यूटन के संपन्न डिसेंटिंग समुदाय के प्रमुख से इनकी मुलाकात होती है और उनका उपदेश इन्होंने सुना और उनसे वह काफी प्रभावित होती है मेरी वहां पर। फिर जब इन्होंने स्कूल 1784 में स्कूल की स्थापना की, उसके बाद इन्होंने उन स्कूल के अनुभवों के आधार पर इन्होंने एक लेख लिखा था। शिक्षण के अपने अनुभवों से वोllस्टोक्रॉफ्ट ने बेटियों की शिक्षा 1787 पर एक पैम्पलेट विचार लिखा, यानी थॉट्स ऑन डॉटर्स नामक इन्होंने एक लेख लिखा था, एक पैम्पलेट लिखा था अपनी बेटियों की शिक्षा पर, यानी स्त्री शिक्षा पर इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था 1787 में। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 में इन्होंने एक लेख लिखा था, बेटियों की शिक्षा पर विचार नामक एक लेख इन्होंने लिखा था अपने अनुभवों के आधार पर, स्कूल के अनुभवों के आधार पर। अब बाद में क्या होता है, बाद में जब 1785 में उसके दोस्त फेनी की मृत्यु हो जाती है अचानक। अब उनकी माताजी की भी मृत्यु हो गई, पिताजी के कार्यों से यह नाखुश थी। तो बाद में ये क्या करती है कि वोllस्टोक्रॉफ्ट आयरलैंड में किंग्सबोरो परिवार के लिए शासन का पद संभाला है, यानी ये आयरलैंड चली जाती है और वहां पर इन्होंने किंग्सबोरो परिवार है, वहां क्या उन्होंने गवर्नर का पद इन्हें संभालता है। यानी
वोलेस्नोक्रॉफ्ट ने किंग्सबोरो परिवार के शासन का पद इन्होंने संभाला है अपने दोस्त फैनी की मृत्यु के बाद। विलाप करने और उबरने के लिए अलग अपना समय वहां पर इन्होंने बिताया, व्यतीत किया था, लेकिन उसे वहां पर सफलता अर्जित नहीं होती है। यानी किंग्सबोरो परिवार में शासन पद संभालने के बाद भी वह खुश नहीं होती है, उन्हें वहां पर सफलता अर्जित नहीं होती है। वहां पर वह विलाप करने और उबरने के लिए अपना समय वहां बिताया है, लेकिन उसने अंततः पाया कि घरेलू काम के लिए अनुकूल नहीं थी। वो जगह है जो मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट के लिए घरेलू काम के लिए उपयोगी नहीं थी, अनुचित थी। तो फिर क्या करती है, वो 3 वर्ष तक वहां रहती है और बाद में वो उस पद को त्याग कर वापस लंदन आ जाती है। यानी मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट किंग्सबोरो परिवार यानी आयरलैंड से 3 साल बाद वापस लंदन लौट आई, क्योंकि उसे वहां का माहौल अनुकूल नहीं लगा। बाद में वो क्या करती हैं कि वे एक अनुवादक और जोसेफ जॉनसन के सलाहकार बन गई। उस वक्त लंदन में एक अनुवादक, ट्रांसलेटर और जोसेफ जॉनसन के सलाहकार बन गई। इनके संपर्क में वो आती है जो कट्टरपंथी ग्रंथों की एक प्रसिद्ध प्रकाशक थी। यानी जोसेफ जॉनसन कट्टरपंथी ग्रंथ थे उनका एक प्रसिद्ध प्रकाशक थे, संपादक थी। जब जॉनसन ने 1781 में विश्लेषणात्मक समीक्षा शुरू की तो कट्टरपंथी ग्रंथों के प्रकाशक जोसेफ जॉनसन के लिए एक अनुवादक के रूप में अपने काम करते हुए इन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध काम ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन प्रकाशित किया। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब 3 साल बाद ये आयरलैंड के किंग्सबोरो परिवार के काम करने के बाद वापस लंदन लौट आई, तब यह लंदन में एक अनुवादक के संपर्क में आती है जिनका नाम है जोसेफ जॉनसन। उनकी यह सलाहकार बन जाती है, उनके कार्य में यह सहयोग करती है और सहयोग के दौरान वो कट्टरपंथी ग्रंथों के प्रकाशक जोसेफ जॉनसन की अनुवादक के रूप में काम करती है, यानी उनके सहयोगी के रूप में कार्य करती है और संपादक की भूमिका वहां पर यह निभाती है, पत्रकार की भूमिका यह जोसेफ जॉनसन के साथ निभाती है। अब पत्रकार की भूमिका निभाती हुए उन्होंने कई ग्रंथों का प्रकाशन किया है। यानी इस अवधि में जॉनसन के साथ रहते हुए इन्होंने कई पुस्तकों और कई लेखों का प्रकाशन किया है, जिनमें इन्होंने मेरी ए फिक्शन एक उपन्यास इन्होंने लिखा था। मेरी ए फिक्शन उपन्यास, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। साथ ही इन्होंने थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स नामक पुस्तक का भी लेखन किया है और सबसे चर्चित पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इन्हें जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो पुस्तक थी इनकी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। महिलाओं के अधिकार विषय पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के कारण ही मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट दुनिया में फेमस हो जाती है। यह पुस्तक जॉनसन के साथ काम करते हुए इन्होंने लिखी थी। कई पुस्तकों का संपादक किया है इन्होंने जॉनसन के साथ कार्य करते हुए। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन सबसे प्रसिद्ध कृति है, यह रचना है इनकी, 1792 में प्रकाशित होती है। हाल ही में जो नेट का परीक्षा का पेपर हुआ था दिसंबर 2019 में, पॉलिटिकल साइंस का दिसंबर 2019 में पेपर हुआ है, उसमें इस पुस्तक का पूरा नाम पूछा गया था, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। पुस्तक का पूरा नाम क्या है, यह उस परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका पूरा नाम है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट। यानी पूरा नाम क्या है, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट। ये इस पुस्तक का पूरा नाम है, जो एनटीए द्वारा आयोजित नेट दिसंबर 2019 पॉलिटिकल साइंस पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था और एक सुमेलित वाला भी क्वेश्चन इनकी पुस्तक से पूछा गया था। तो आप ये नोट करिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, बाद में यह क्या करती है कि दिसंबर 1792 में इसने फ्रांस की यात्रा की। मेरी है जो दिसंबर 1792 में फ्रांस की यात्रा करती है, जहां पर वह गिलबर्ट इमले से मिली। गिलबर्ट इमले नामक व्यक्ति से मिलती है जो एक अमेरिकी व्यापारी और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र का एक स्थल आकृतिक विवरण के लेखक थे। यानी गिलबर्ट इमले कौन थे, वो एक अमेरिका का एक व्यापारी, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र के स्थल आकृतिक विवरण का एक लेखक था और वो कैप्टन नामक जहाज पर सवार था जो उनको फ्रांस की यात्रा पर वो भी आया हुआ था। दोनों की वहां पर इनकी मुलाकात होती है 1792 में और इनका वहां प्रेम हो जाता है गिलबर्ट इमले और मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट का। बाद में इन्होंने शादी कर ली है और जल्दी वह गर्भवती हो गई और उन्होंने मेरी के सबसे अच्छे दोस्त के नाम पर अपनी बेटी का नाम फैनी रखा। यानी
जब इनकी शादी हो जाती है तो इनका एक पुत्री का जन्म होता है और पुत्री का नाम ये रखते हैं, जो मेरी का एक अच्छा दोस्त था, फेनी। फेनी के नाम पर ही इन्होंने अपनी पुत्री का नाम फेनी रखा है। बेटी का नाम क्या रखा? फेनी। फेनी कौन था? मेरी का दोस्त था। उसकी मृत्यु हो जाती 1785 में, जिन्होंने मेरी को स्कूल स्थापित करने में सहयोग किया था, और उसी की याद में इन्होंने अपनी बेटी का नाम फेनी रखा। अब क्या होता है, फेनी के जन्म के 1 साल बाद वोलेस्नोक्रॉफ्ट ने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया। यानी जब बेटी का जन्म हो गया उसके 1 साल बाद मेरी है जो आत्महत्या का प्रयास करती है। अब आत्महत्या का प्रयास करती है पहली बार मई 1795 व मार्च 1796 में, क्योंकि मेरी की अपने पति के साथ पारिवारिक तनाव था, उसकी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण कम रिश्ता था। यानी जो गिलबर्ट इमले था वह एक नाखुश प्रवृत्ति का इंसान था, एक तानाशाही प्रवृत्ति का इंसान था, उसके साथ मेरी की बनती नहीं थी, और दोनों के रिश्तों में मनमुटाव या तनाव था, और बाद में पति गिलबर्ट इमले ने मेरी को छोड़ दिया और उनकी शादी टूट गई। यानी गिलबर्ट इमले है, उन्होंने मेरी को तलाक दे दिया और बाद में इनकी शादी टूट जाती है, संबंध है जो समाप्त हो जाते हैं। अब बाद में क्या होता है, बाद में मेरी है जो विलियम गॉडविन के साथ इनके संबंध होते हैं। यानी बाद में यह विलियम गॉडविन नामक व्यक्ति से परिचित होती है, और 1797 में विलियम गॉडविन नामक व्यक्ति से यह शादी कर लेती है, और शादी के बाद इनकी एक बेटी का जन्म होता है, और उसका नाम इन्होंने रखा था मरियम, जो इनकी दूसरी बेटी है। पहली बेटी हुई थी गिलबर्ट इमले से, दूसरी बेटी हुई है इनकी विलियम गॉडविन से, और उसका ये नाम रखती है बेटी मरियम। और बेटी मरियम की जन्म के 10 दिन बाद मेरी की मृत्यु हो जाती है। कारण है प्रसव पीड़ा के कारण। यानी अपनी बेटी मरियम के 10 दिन के बाद मेरी की मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के कारण। यानी 1797 में मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट इस दुनिया को अलविदा कर देती है। अब ये जो हमने विचार पढ़े हैं, ये इसके पारिवारिक और प्रारंभिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए विचार थे। अब परीक्षा उपयोगी की पॉइंट क्या, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। अब परीक्षा उपयोगी की पॉइंट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल भी आपके समक्ष लेके आएंगे। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट का जन्म कब हुआ है, यानी इनका जन्म किस देश में हुआ। पहला पॉइंट ये आपको याद होना जरूरी है, स्पिटफील्ड लंदन इंग्लैंड में हुआ है, यूके में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। स्पिटफील्ड लंदन इंग्लैंड यूके में इनका जन्म होता है। मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखने वाली एक अंग्रेजी लेखक, दार्शनिक और समर्थक थी। नारीवादी, आधुनिक नारीवादी विचारक है मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लेकर वकालत की, महिलाओं की समानता पर इन्होंने बल दिया। और जो मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट है ये एक उदारवादी नारीवादी विचारक है। किस प्रकार की विचारक है? उदारवादी नारीवादी विचारक है, प्रारंभिक उदारवादी नारीवादी विचारक है, जो व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानती है। यानी यह कहती है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी के नाते स्त्रियां भी मनुष्य यानी व्यक्ति के समान है। इस प्रकार उन्हें उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि उदारवादी विचारक होने के नाते मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानती है। विवेकशील प्राणी के नाते स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं, इनके विचार समान होते हैं, इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को समान शिक्षा और समानता के अधिकार मिलने चाहिए। इस पर इनके प्रमुख विचार आधारित रहते हैं। तो मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट उदारवादी नारीवादी विचारक है, व्यक्तिवादी विचारक भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट है उदारवादी विचारक, व्यक्तिवादी विचारक, नारीवादी विचारक, उपरोक्त सभी। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब इनकी प्रमुख रचना और इनकी प्रमुख पुस्तकें उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनकी पहली पुस्तक कौन सी? पहली पुस्तक आती है इनकी 1787 में, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, यानी बेटियों की शिक्षा पर विचार। ये इनकी पहली पुस्तक मानी जाती है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर
बेटियों की शिक्षा पर विचार, यह मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट की पहली पुस्तक मानी जाती है, जिसमें वह बेटियों की शिक्षा पर विचार प्रस्तुत करती है। उसके बाद इनका एक उपन्यास आता है मेरी ए फिक्शन। मेरी ए फिक्शन इनका उपन्यास होता है, 1788 में प्रकाशित होता है। इसके बाद ये एक पुस्तक लिखती है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन 1790 ये पुस्तक लिखती है। और ये पुस्तक ये फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई है उसकी आलोचना करने वाले एडमंड बर्क के खिलाफ लिखती है। यानी एडमंड बर्क जो रूढ़िवादी विचारक है, एडमंड बर्क, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो सुधार हो रहे थे, जो सामाजिक सुधार फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हो रहे थे, और उसकी आलोचना की थी एडमंड बर्क ने। उसके विरोध में यह एक पुस्तक लिखती है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। 1790 में यह पुस्तक है मेरी की, ध्यान रखिएगा। यह पुस्तक उन्होंने एडमंड बर्क द्वारा लिखित रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, यानी एडमंड बर्क की पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790। उसके विरोध में यह पुस्तक लिखी गई है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। यह पुस्तक 1790 में एडमंड बर्क लिखता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन ऑन इन फ्रांस 1790 में पुस्तक प्रकाशित होती है एडमंड बर्क की। जो एडमंड बर्क एक रूढ़िवादी विचार है जो किसी भी प्रकार के परिवर्तनों का क्या है, विरोध करता है। रूढ़िवादी विचारक किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के विरोधी है, और उसी के चलते उन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से जो सामाजिक सुधार होते रहे थे, उनका इन्होंने विरोध किया। और इस विरोध के स्वरूप में मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट ने एडमंड बर्क के विरुद्ध में एक पुस्तक लिखी थी, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन 1790 में यह पुस्तक लिखती है मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, एडमंड बर्क की पुस्तक के विरोध में यह पुस्तक लिखती है। अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस पुस्तक ने इन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई, वह पुस्तक है इनकी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन ये इनकी पुस्तक है, 1792 में प्रकाशित होती है, जो महिला अधिकारों के विषय पर लिखी गई है। महिलाओं के अधिकार है उन्हें प्राप्त हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उसे उचित न्याय मिले, इस पर आधारित ये पुस्तक है जो 1792 में प्रकाशित होती है। और इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है, ये एनटी परीक्षा ने पूछा है, राजनीति विज्ञान की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट, इस पुस्तक का पूरा नाम है। महिलाओं के अधिकार विषय पर इस पुस्तक को लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इनकी पुस्तक आती है लेटर रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क 1796। लेटर्स रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, यह इनकी एक जीवन चरित्र एवं यात्रा साहित्य है इनका, यानी मेरी का जीवन चरित्र एवं यात्रा साहित्य है। और इस यात्रा साहित्य में गिलबर्ट इमले का भी विवरण साथ में दिया गया है, यानी गिलबर्ट इमले है इस यात्रा साहित्य में शामिल रहे हैं। जो मेरी का एक यात्रा साहित्य है, जीवन चरित्र और यात्रा साहित्य माना जाता है। लेटर रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क 1796। और उसके बाद जब 1797 में मेरी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके बाद इनका पति विलियम गॉडविन एक रचना प्रकाशित करते हैं जो मेरी की क्या है, एक जीवनी है। मेरी की जीवनी को प्रकाशित करते हैं और उसमें वे सभी परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनसे मेरी प्रभावित हुई है, जिन्हें उन्हें इस दुनिया में कठिन परेशानियों का सामना करना, उन सभी का विवरण है जो विलियम गॉडविन उनकी बायोग्राफी में प्रकाशित करते हैं, जिसका नाम है
मेमोराइज ऑफ द ऑथर ऑफ ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1758 में यह प्रकाशित होती है। इनकी मृत्यु के बाद इसके लेखक है विलियम गॉडविन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम गॉडविन, जो मेरी की जीवनी है। तो ये प्रमुख पुस्तक और उपन्यास और पैम्फलेट मेरी से संबंधित रहे हैं। अब नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट एक अंग्रेजी लेखिका और महिलाओं के लिए शैक्षिक और सामाजिक समानता की एक भावुक वकील थी। यानी मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट एक अंग्रेजी लेखक के रूप में जो करियर की शुरुआत की थी, उसके अंतर्गत उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर सामाजिक समानता पर इन्होंने अपने विचार दिए थे। उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणालियों के कट्टरपंथी सुधार के रूप में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इस तरह राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का आह्वान किया। यानी मेरी ने राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली थी, तत्कालीन समय में जो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली थी उसमें उन्होंने सुधार की वकालत की और उन्होंने कहा कि स्त्रियों की भी शिक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए, उसे पुरुषों के समान शिक्षा दी जाए। और इस तरह के बदलाव से वह निष्कर्ष निकाला कि सभी समाजों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जब महिला को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे, पुरुषों के समान उन्हें जब अधिकार मिलेंगे, तो इससे सभी प्रकार के समाजों को लाभ होगा। यह बात मेरी ने कही थी। उन्होंने ए विंडिकेशन ऑफ वुमेन 1792 में लिखा कि शैक्षिक प्रणाली ने जानबूझकर महिलाओं को तुच्छ और अक्षम होने के लिए प्रशिक्षित किया है। इस पुस्तक में वो क्या कहते हैं कि जो तत्कालीन समय में जो शिक्षा प्रणाली थी उसने जानबूझकर महिलाओं को कम आंका है, उसे तुच्छ समझा है, उसे हीन समझा है। लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी के नाते पुरुष और महिला दोनों ही समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह बात मेरी कहती है। अगर लड़कियों को लड़कों के समान लाभ की अनुमति दी गई हो, यानी अगर लड़कियों को लड़कों के समान लाभ या शिक्षा की अनुमति दी गई है, तो महिलाएं न केवल असाधारण पत्नियां होगी और माताएं, लेकिन कई व्यवसायों में सक्षम भी कार्यकर्ता होगी। इन्होंने कहा कि यदि पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा दी जाए, उन्हें कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो महिलाएं केवल पत्नियां ही नहीं, केवल माता ही नहीं, वे एक असाधारण कार्यकर्ता बनेंगी, समाज में कार्य करने वाली और दुनिया में कार्य करने वाली। ये बात मेरी कहती है। ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही के दौरान कई बिगड़ी हुई महिलाओं की तरह वॉलस्टोक्रॉफ्ट ने एक स्कूल की स्थापना की। यानी 1784 में स्कूल की स्थापना करती है। स्थापना करके खुद का समर्थन करने का प्रयास किया और वह उसकी बहन और एक करीबी दोस्त फैनी ने मिलकर न्यूटन टन ग्रीन नामक एक स्थान पर बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। स्कूल का नाम क्या है? बोर्डिंग स्कूल, जो एक गांव है जो पहले से ही अपने डेसिटिंग अकादमियों के लिए जाना जाता है। यानी न्यूटन ग्रीन जो स्थान है, जो शहर है, वहां पर इन्होंने बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की है और यह गांव है जो पहले से ही डिसेंडिंग अकादमियों के लिए जाना जाता था। उसके बाद विद्वानों ने मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट को दो कारणों से एक प्रारंभिक नारीवादी राजनीतिक सिद्धांतकार माना है। यानी जो विद्वान है उन्होंने मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट को दो कारणों से प्रारंभिक नारीवादी राजनीतिक सिद्धांतकार माना है। पहला कारण है शैक्षिक समानता के लिए उनकी स्पष्ट प्रतिबद्धता। यानी अब प्रारंभिक नारीवादी विचार कैसे मान सकते हैं मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट को? तब विद्वानों ने कहा कि शैक्षिक समानता पर उनकी जो स्पष्ट विचारधारा थी, जो प्रतिबद्धता थी, वह एक नारीवादी होने का एक प्रमाण है मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट की। दूसरा, इन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाएं मातृ कर्तव्यों का पालन करने में बेहतर हैं। जब महिला शिक्षित होगी, जब महिला को शिक्षा प्राप्त होगी, तो वह अपने मातृत्व के जो कर्तव्य है उनके पालन करने में बेहतर हो सकती है और इसलिए समाज के लिए अधिक लाभकारी होगी। जब महिला शिक्षित होगी तो समाज को भी लाभ होगा। यह बात मेरी कहती है। मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट एक अंग्रेजी लेखक थी जिन्होंने महिलाओं की समानता की वकालत की। उनकी पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन शैक्षिक सुधारों के लिए एक दबाव डाला। यानी इस पुस्तक में उन्होंने शैक्षिक सुधारों के लिए दबाव और विचार शामिल किए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने मेरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट पर आधारित महत्वपूर्ण विचारों और बिंदु पर चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस पर लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।
और महत्वपूर्ण सवालों के साथ, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।